हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या सांस लेने की क्रिया विधि। बच्चों, फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है या जो हम सांस किस प्रकार लेते हैं उसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम इनहेलेशन कैसे करते हैं और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, मतलब हम सांस अंदर की तरफ कैसे लेते हैं और हम सांस बाहर की तरफ कैसे छोड़ते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रीदिंग होती है या जो सांस लेना होता है वो उसके कितने पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं या टू पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनहेलेशन या अंतःश्वसन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एक्सहेलेशन या जिसे निःश्वसन बोला जाता है। देखिए इनहेलेशन क्या होता है, वायु को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है, वायु को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है या एयर को जो इनहेल करने की प्रोसेस होती है, एयर को इनहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। या वायु को फेफड़ों में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है या एयर को लंग्स के अंदर फिल करने की या इनहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं बच्चों इनहेलेशन या अंतःश्वसन। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन क्या होती है या क्या बोलते हैं निःश्वसन किसे कहा जाता है। तो वायु को क्या भाई बच्चों, वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं एक्सहेलेशन। या आप बोल सकते हो एयर को लंग्स से क्या करने की प्रोसेस बच्चों, एयर को लंग्स से एक्सपेल करने की प्रोसेस, या आप बोल सकते हो एक्सहेल करने की जो प्रोसेस होती है, एक्सहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब हम इसके बाद, और इन दोनों को याद रखिएगा बच्चों, इन दोनों को मिला के कंप्लीटली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब ब्रीदिंग के दो स्टेप हो जाते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है ना, एक बार इनहेल करना एक्सहेल करना ये आपकी एक ब्रीदिंग हो जाती है। तो मेरी बात सुनिएगा, अब हम बात करते हैं कि हम एयर को किस तरीके से इनहेल करते हैं या किस तरीके से एक्सहेल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए जो हमारे लंग्स हैं बच्चों, जो हमारे क्या है लंग्स हैं, जो हमारे क्या है लंग्स, ठीक है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं नॉन मस्कुलर है। क्या है, नॉन मस्क्यूलर है। मस्क्यूलर कहने का मतलब पेशियों से नहीं बने होते। क्या, पेशियों के नहीं होते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं, हमारे यहाँ पेशियों के नहीं बने होते। अब क्या होगा जब हमारे लंग्स पेशियों के नहीं बने होते। देखिए हमारे लंग्स जो है वो पेशियों के या मसल्स के नहीं बने हुए, तो हमारे जो लंग्स हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या खुद वो क्या नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते। मतलब खुद से वो संकुचित नहीं हो सकते और खुद से वो शिथिल या रिलैक्स नहीं हो सकते। ये बात बहुत, ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इसी पॉइंट से सारे के सारे आगे आपके कंसेप्ट जुड़े हुए हैं कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं या पेशियों से नहीं बने होते। तो ना तो खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ही वो खुद से रिलैक्स कर पाएंगे, मतलब ना ही वो खुद से सिकुड़ पाएंगे और ना ही खुद से वो क्या होंगे, फैल पाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो लंग्स होते हैं, लंग्स किसको फॉलो करते हैं, आपकी वक्ष गुहा को। आपके जो लंग्स होते हैं वो वक्ष गुहा को या थोरैसिक कैविटी को फॉलो करते हैं। किसको, थोरैसिक कैविटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे थोरैसिक कैविटी या क्या होती है, वक्ष गुहा क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो बॉडी का ये अपर पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है, थोरैसिक कैविटी, या इसको वक्ष गुहा बोलते हैं। और थोरैसिक कैविटी के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा बोलते हैं। देखिए जैसे हमारी मान लीजिए बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में ये ऊपर की तरफ जो आपको क्या मिलती है, ये होती है थोरैसिक कैविटी, या इसको आप वक्ष गुहा बोल सकते हैं। और ये नीचे की तरफ जो आपको मिलती है, ये नीचे की तरफ जो आपको मिलती है इसे क्या बोलते हैं, एब्डोमेन।
एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं या आप उदर गुहा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उदर गुहा। आपके थोरेसिक कैविटी में आपके क्या होते हैं बच्चों? आपकी थोरेसिक कैविटी में आपके जो दोनों लंग्स होते हैं, आपकी थोरेसिक कैविटी में आपके दोनों लंग्स होते हैं। और याद रखिएगा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी मतलब वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में आपके ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस डायाफ्राम का बड़ा जबरदस्त काम है हमारी ब्रीदिंग के अंदर। तो ठीक है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में आपको इस तरीके से एक डोम शेप या एक गुंबद के आकार की स्ट्रक्चर मिलती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है ना? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है या फिर ये पेशियों की बनी होती है। याद रखिएगा डायफ्राम मस्कुलर या एक पेशीय स्ट्रक्चर है। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हमारे लंग्स जो है, अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा था कि लंग्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं या पेशियों के नहीं होते। तो इसका मतलब ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, खुद से रिलैक्स नहीं कर सकते। ये किसको फॉलो करेंगे? थोरेसिक कैविटी को या क्या वक्ष गुहा को। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपको लंग्स को एक्सपेंड करना है या उनको क्या करवाना है? रिलैक्स करवाना है, तो आप क्या करिए? थोरेसिक कैविटी का या वक्ष गुहा का साइज बढ़ा दीजिए। आपके लंग्स अपने आप क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे या रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे लंग्स क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या आपके जो लंग्स है वो क्या है? सिकुड़ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोरेसिक साइज कैविटी का साइज क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आप थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दीजिए। मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी को कौन फॉलो करेगा? आपके लंग्स। आपने थोरेसिक कैविटी का या वक्ष गुहा का साइज कम किया, आपके लंग्स का साइज कम हो जाएगा, मतलब लंग्स पिचक जाएंगे। अगर आपने थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया तो आपके लंग्स क्या कर जाएंगे? एक्सपेंड कर जाएंगे, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर है तो उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनकी मैकेनिज्म समझाता हूं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म को। ये बात मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखना कि बच्चों ब्रीदिंग में ना, याद रखिएगा ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें आपकी जो दो मसल्स होती है, याद रखना है। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है आपकी, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग की प्रोसेस में आपकी जो दो टू मसल्स होती हैं, आप बोल सकते हैं दो पेशियां होती हैं जो आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। टू मसल्स होती हैं या दो पेशियां होती हैं आपकी, मैं बता देता हूं। एक तो रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम, रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम, ये आप बोल सकते हैं। देखिए डायाफ्राम, ये मैंने अभी बताया था आपको, डायाफ्राम की अरिय पेशियां, डायाफ्राम की अरिय पेशियां। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी मसल हेल्प करती है? याद रखिएगा दूसरी आपकी मदद करती है इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशुक पेशियां। ठीक है, अंतरापरशुक पेशियां। तो रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम या डायाफ्राम की अरे पेशियां, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ये जो डायाफ्राम होता है, यहाँ पर आपकी क्या मिलती है? ये जो आपका डायाफ्राम है, ठीक है, इस डायाफ्राम के अंदर क्या मिलती है? आपकी पेशियां मिलती हैं, उनको या मसल्स मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेडियल मसल बोलते हैं या डायाफ्राम की अरिय पेशियां बोलते हैं। तो इस डायाफ्राम की जो रेडियल मसल होती हैं या जो अरिय पेशियां होती हैं वो आपके ब्रीदिंग में बड़ी हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो ठीक है, ये मसल्स तो आपको पता लग गई होंगी, आई होप। कहाँ होती हैं, ये कैसे मदद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये हो सकता है टर्म आपने ना सुनी हो, इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशुक पेशियां, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है और कहाँ होती है, उस चीज को समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो क्या होती है? थोरेसिक कैविटी होती है, हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, या हमारी जो वक्ष गुहा होती है, हमारी थोरेसिक कैविटी में क्या मिलता है? थोरेसिक केज। क्या मिलता है? थोरेसिक केज मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? थोरेसिक केज, या इसको क्या बोलते हैं? परशुका पिंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परशुका पिंजर या थोरेसिक केज। थोरेसिक केज नहीं है, देखिए थोरेसिक केज या परशुका पिंजर बोलते हैं। अब सवाल ये है कि थोरेसिक केज या परशुका पिंजर किस चीज का बना होता है? देखिए
ये जैसे मेरी मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी, ये मेरी क्या है, थोरेसिक कैविटी है। मेरी थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या मिलेगा, थोरेसिक केज। अब वो थोरेसिक केज 3 चीजों का बना होता है। कितनी चीजों का बना होता है, देखिए 3 चीजों का। पहला तो स्टर्नम, किसका बना होगा, स्टर्नम, ठीक है। देखिए ये यहाँ जो हमारे बोन होती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो ये स्टर्नम बोन जो होती है, एक तो ये क्या करती है, थोरेसिक केज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। दूसरी आपकी वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा आपका क्या करेगा, वर्टिब्रल कॉलम, या आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी। तो एक तो आपका कौन मदद करेगा, आगे की तरफ तो आपके इस टाइप से क्या होगा, स्टर्नम, और आपके पीछे की तरफ क्या होगा बच्चों, या जो क्या होगा आपके बैक की तरफ आपकी वर्टिब्रल कॉलम। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपकी स्टर्नम है और ये आपकी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा ये आपकी स्टर्नम है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। आपकी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी से साइड से इस प्रकार से क्या आती है, पसलियां आती हैं और आपके आगे स्टर्नम से आगे जुड़ती है। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से आपकी क्या आएंगी, पसलियां, इस साइड से और इस साइड दोनों, इस साइड से भी और इस साइड दोनों से आपकी क्या आती है, पसलियां जुड़ी होती है। देखिए पसलियां यहाँ से आएंगी और आगे की तरफ आके स्टर्नम से जुड़ी होती है। इसी तरीके से यहाँ से भी आपकी पसलियां आएंगी और यहाँ पे आके स्टर्नम से जुड़ी होगी। तो इससे पूरा एक बक्सा सा बन जाता है, एक पूरा केज बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज बोलते हैं। थोरेसिक केज किस किस चीज से बना होगा, आपकी स्टर्नम, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, और थर्ड आपका किससे बना होगा, आपकी रिब्स से या पसलियों से, ठीक है ना। एक पूरा का पूरा केज बन जाता है, एक पिंजरा बन जाता है, जिसे परशु का पिंजर या थोरेसिक केज बोलते हैं। आपको मैंने बता दिया किस टाइप से बनेगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपकी स्टर्नम है ये, ठीक है, और ये आपकी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और यहां से आपकी क्या आएंगी, रिब्स साइड में आके इस टाइप से जुड़ेंगी और यहां से आके इस टाइप से जुड़ेंगी। तो पूरा का पूरा एक केज बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज। ये स्टर्नम, पीछे की तरफ आपके वर्टिब्रल कॉलम, और पीछे से आपके आगे की तरफ क्या आएंगी, रिब्स आएंगी या पसली आएंगी, जिससे आपका क्या बन जाता है, थोरेसिक केज बन जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आप देखिए ये आपका मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी क्या है, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये आप मान लीजिए आपका क्या है, स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है। पीछे से आपकी इस प्रकार से क्या आ रही होंगी, पसलियां आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी, पसलियां, इस प्रकार से आपकी पसलियां आ रही होंगी और आगे आके स्टर्नम पे जुड़ गई। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम, शॉर्ट में लिख रहा हूं वीसी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, स्टर्नम, ये आपकी क्या हो गई, स्टर्नम, ठीक है, ये आपकी हो गई स्टर्नम। अब देखिए ये क्या है, आपकी रिब्स, ये आपकी क्या है, रिब्स। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से आपकी इस प्रकार से रिब्स जुड़ी होती है। आप जानते ही होंगे आपके 12 पैर होते हैं रिब्स के, पर ठीक है अभी हमारे उतना काम नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। आपकी जो दो पास पास की रिब्स होती है, या जो एडजेसेंट या दो निकटवर्ती पसलियां होती हैं, दो एडजस्ट या दो समीप की जो क्या होती है, बोल सकते हैं आप दो क्रमागत पसलियां जो होती है, या दो एडजेसेंट जो रिब्स होती है, उनके बीच में ना इस टाइप से आपको मसल्स मिलती हैं। उनके बीच में आपको इस टाइप से क्या मिलती है, मसल्स या पेशियां मिलती हैं। इन मसल्स या इन पेशियों को ही क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशुक पेशियां बोलते हैं, ठीक है ना। आपकी इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशुक पेशियां कहाँ मिलती हैं, आपकी दो एडजेसेंट या दो क्रमागत पसलियों के बीच में जो आपको क्या मिलेंगी, पेशियां मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इन पेशियों को क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल, इनको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती है, ठीक है ना। ये इंटरकोस्टल मसल रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करेंगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उम्मीद है आपको पता लग गया रेडियल मसल ऑफ कहाँ होती है, डायाफ्राम में होंगी आपकी रेडियल मसल। आपकी इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती है, आपकी दो जो क्रमागत पसलियां होती है, जो दो क्या होती हैं, एडजेसेंट रिब्स होती हैं, उनके बीच में होती है। आपकी याद रखिएगा रेडियल मसल क्या करेंगी, रेडियल मसल आपका डायाफ्राम पर अफेक्ट डालती है। आपकी रेडियल मसल डायाफ्राम पर अफेक्ट डालेंगी, और आपकी जो इंटरकोस्टल मसल होती है, जो अंतरापरशुक पेशियां होती हैं, वो किस पर अफेक्ट डालती हैं, वो डालती हैं आपके थोरेसिक केज पर अफेक्ट डालेंगी, जिससे कि ब्रीदिंग होगी। याद रखिएगा, आपको मैं बता देता हूं ब्रीदिंग कैसे होगी। आपकी जो रेडियल मसल है वो डायाफ्राम पर अफेक्ट डालेंगी, को कैसे अफेक्ट डालेंगी और क्या उसका रिजल्ट होगा वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। और आपकी जो क्या होगी इंटरकोस्टल मसल होती है, या जो आपकी अंतरापरशुक पेशियां होती हैं, वो किस पर अफेक्ट डालेंगी, आपके थोरेसिक केज पर
या परशु का पिंजर पर, जिससे कि ब्रीदिंग होगी। तो एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो इंटरकोस्टल मसल होती है, याद रखिएगा वो दो टाइप की होती है। आपकी इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, मसल। और दूसरी कौन सी होती है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। याद रखिएगा आपकी अंतरापरशु पेशियां यानी जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं, कौन सी दो टाइप की होती है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या बाह्य अंतरापरशु पेशियां, दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल या आंतरिक अंतरापरशु पेशियां। ये दोनों ही मसल्स यहीं पर मिलेंगी बच्चों, ध्यान रखिएगा ये दोनों मसल ही यहाँ पर मिलेंगी। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, आपकी जो क्या होती है नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है, जैसे मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ, ब्रीथ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग जो होगी उसमें सिर्फ कौन मदद करते हैं, याद रखिएगा, उसमें सिर्फ आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही काम करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं काम करेगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपकी ब्रीदिंग में कब मदद करती है, जब आप कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मान लीजिए एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तब आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ब्रीदिंग में हेल्प करेगी, वरना नहीं करेगी। जैसे आप नॉर्मल खड़े हैं, नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल लेटे हैं, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करेगी। अब देखिए ये काम किस तरीके से करती है और किस तरीके से ब्रीदिंग होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसको दोबारा से देखिएगा, अगर आपको ना पता चले, हो सकता है पहली बार में आपको ना पता चले, आप इन चीजों के नाम पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ ब्रीदिंग कैसे होती है। तो आपकी ये दो मसल जो होती है, कौन सी इंटरकोस्टल मसल, कौन सी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है ना। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सारा का सारा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं आप ब्रीदिंग करो या आप सांस लें, तो आपको थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाना पड़ेगा या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर आप ब्रीदिंग कर पाएंगे और फिर आपको इसका साइज घटाना पड़ेगा। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ब्रीदिंग एक्चुअल में कैसे चलती है। तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, मान लीजिए ये आपका थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सही करके बनाते हैं अपने, देखिएगा कि ये मान लीजिए आपकी थोरेसिक कैविटी है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपकी है थोरेसिक कैविटी, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ये आपकी क्या है एब्डोमेन कैविटी है, ये आपकी एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है। अब देखिए आप ब्रीदिंग में क्या होता है, यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके लंग्स है, यहां पर आपके क्या होंगे, लंग्स होंगे थोरेसिक कैविटी में, वो आप जानते हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं इनहेलेशन कैसे होता है। क्या होता है इनहेलेशन या इनहेलेशन या अंतःश्वसन किस तरीके से होता है। तो देखिए बच्चों, जब इनहेलेशन होगा या अंतःश्वसन होगा तो ये दोनों मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कौन कौन सी, याद रखिएगा, रेडियल मसल, आपकी कौन सी मसल, रेडियल मसल, और आपकी कौन सी, याद रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग बता रहा हूं मैं आपको, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करेगी। कौन सी, तो आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल आपकी क्या कर जाएंगी, ये भी आपकी क्या कर जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी आपकी क्या कर जाएगी, ये दोनों मसल आपकी क्या कर जाती है बच्चों, ये दोनों मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं या आपकी संकुचित हो जाती है। अब देखिए इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से या संकुचित होने से क्या होगा, देखिए जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना, या रेडियल मसल किसकी, डायाफ्राम की रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आपका जो डायाफ्राम है वो आपका डायाफ्राम जो होगा वो क्या कर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट या चपटा हो जाएगा बच्चों। देखिए
आपका डायाफ्राम डोम शेप है इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा और सही करके बनाता हूं, देखिएगा आपका जो डायाफ्राम है वो किस तरीके से, इस तरीके से डोम शेप का है, ठीक है ना। आपकी देखिए अब थोरेसिक कैविटी का साइज आपका इतना है, कितना है, इतना है मान लीजिए। अब आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज है इतना, ठीक है। क्या होगा आपका, जब आपकी रेडियल मसल, जब मैं आपको बता रहा हूं कि रेडियल मसल के लिए जब आपकी रेडियल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, तब आपका क्या होगा, डायाफ्राम जो होगा, आपका डायाफ्राम जो होगा वो क्या होगा, फ्लैट या चपटा हो जाएगा। मान लीजिए अभी तो आपका डायाफ्राम कैसा है, डोम शेप है या गुंबद के आकार का है। तो जब ये रेडियल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो कि यहीं पर है, वो जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका जो डायाफ्राम है वो इस तरीके से हो जाएगा। मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, आपका डायाफ्राम इस तरीके से हो जाएगा। कहां पे आ जाएगा आपका डायाफ्राम, इस तरीके से। तो अब देखिए पहले आपका डायाफ्राम यहां पर था, अब आपका डायाफ्राम यहां पे हो गया। तो पहले आपकी थोरेसिक कैविटी इतनी थी, अब आपकी थोरेसिक कैविटी हो गई इतनी बड़ी। कितनी बड़ी हो गई, इतनी बढ़ गई। आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज इतना बढ़ गया, ठीक है ना। तो पता लग गया रेडियल मसल की वजह से क्या होगा। अब मैं बताता हूं आपको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है आपकी, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब आपकी क्या होगी, आपकी जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होगी, उसकी वजह से आपका जो रिब गेज है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां पर अफेक्ट डालती है, या जो आपकी इंटरकोस्टल मसल होगी वो कहां पर अफेक्ट डालेगी, रिब केज पर। कहां डालेगी, रिब केज पर। कहां डालेगी, रिब केज। रिब केज मैंने आपको बता दिया किस किस चीज का बना होगा। रिब केज आपकी तीन चीजों का बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और आपकी रिब्स का। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपकी कहां अफेक्ट डालती है, रिब केज पर। रिब केज पर क्या अफेक्ट डालेगी कि आपका रिब केज जो होता है, रिब केज जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है या ऊपर की तरफ उठता है। रिब केज आपका क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा, अपवर्ड मूव, ठीक है ना। आप सांस लेके देखिए, आपका जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ आता है। आप जैसे ही सांस लेंगे तो आपका जो क्या होगा, रिब केज होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है ना। अपवर्ड, या मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव, ऊपर की तरफ गति करता है, ऊपर की तरफ गति। अब मेरी बात सुने, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये यहां से, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखिए, ये मैं इरेज कर देता हूं, देखिएगा कि क्या हुआ कि डायाफ्राम के फ्लैट या चपटा होने से और रिब केज के अपवर्ड या ऊपर की तरफ गति करने से क्या होता है, इन दोनों की वजह से आपकी क्या होगी बच्चों, याद रखिएगा, आपकी थोरेसिक कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाएगा आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज। अब थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, अब देखिए मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी को कौन फॉलो करेगा, लंग्स। तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ते ही आपके जो क्या होंगे बच्चों, लंग्स जो होंगे, क्या होंगे, लंग्स, उनका साइज भी क्या करेगा, लंग्स का साइज भी क्या हो जाएगा, लंग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। लंग्स का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब बच्चों जब लंग्स का साइज इंक्रीज करेगा तो लंग्स के अंदर क्या होता है, याद रखिएगा, लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स का जो प्रेशर होता है, लंग्स का जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है या कम हो जाता है। अब देखिए लंग्स के अंदर बच्चों क्या होगा, जब आपका प्रेशर डाउन जाएगा, जब लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर आपका डाउन जाएगा, जब आपका लंग्स के अंदर प्रेशर डाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगी बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं यहां बना देता हूं लंग्स आपके लिए, तो देखिए, ठीक है, जैसे ही आपका लंग्स के अंदर प्रेशर जाएगा, जैसे ही आपका लंग्स के अंदर प्रेशर जाएगा तो आपकी एयर बाहर से क्या करेगी, आपके लंग्स के अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगी या आपका लंग्स के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं या अंतःश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या होगा, इनहेलेशन, देखिए मैंने बताया था ब्रीदिंग में दो मसल आपकी हेल्प करती है, एक तो रेडियल मसल और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखिए जब क्या होगा, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, जब आप अंतःश्वसन करते हैं
तो क्या होगा, आपकी जो रेडियल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, आपका डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, पहले यहां पर था फ्लैट हो गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी या बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां वो भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका रिब केज अपवर्ड मूव करता है या ऊपर की तरफ गति करता है। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, डायाफ्राम के फ्लैट होने की वजह से और रिब केज के ऊपर की तरफ आने से या अपवर्ड मूव करने से आपकी थोरेसिक कैविटी है जो वक्षगुहा होगा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी को बच्चों कौन फॉलो करेंगे, थोरेसिक कैविटी को फॉलो करते हैं लंग्स। तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ते ही आपके लंग्स का साइज भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लंग्स का साइज इंक्रीज करते ही लंग्स के अंदर एयर क्या हो जाती है, एयर प्रेशर डाउन चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो बाहर से लंग्स के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। अब मैं आपको एक्सहेलेशन बताता हूं कि एक्सहेलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाली चीज क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम एक्सहेलेशन या नी श्वसन की क्रियाविधि देखते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होगा, आपकी वायु जो होगी, अब देखिए जो लंग्स के अंदर एयर फिल हो चुकी है अब वो बाहर आएगी, किस प्रोसेस के अंदर, एक्सहेलेशन के अंदर वो बाहर आएगी। तो मैं आपको समझा देता हूं कि एक्सहेलेशन किस तरीके से होता है। तो देखिएगा एक्सहेलेशन किस तरीके से होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, देखिएगा। अब देखिए एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन बच्चों कुछ नहीं है, इनहेलेशन का बिल्कुल उल्टी प्रोसेस होती है। क्या होती है, इनहेलेशन के बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है या अंतःश्वसन के बिल्कुल उल्टा चलती है। कैसे, देखिए एक्सहेलेशन में क्या होता है, आपके एक्सहेलेशन में आपका क्या होगा, देखिए यहां पर आपकी रेडियल मसल और इनहेलेशन के अंदर आपकी रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित होती है। यहां पर क्या होगा, आपकी जो रेडियल मसल होगी, रेडियल मसल ये क्या करती है, रिलैक्स कर जाती है। ठीक है ना, या क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। ठीक है ना, और आपकी क्या होती है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो भी क्या कर जाएगी बच्चों, वो भी आपकी रिलैक्स कर जाती है या शिथिल हो जाती है। अब देखिए इसके रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जब ये मसल, देखिए पहले अब ये मसल यहां पे आ चुकी है, अब ये मसल जब रिलैक्स होंगी तो डायाफ्राम यहां से वापस यहां पे अपनी जो नॉर्मल स्टेट है वहां पे आ जाएगा। डायाफ्राम अब यहां पे है, जब आप ये जो रेडियल मसल है वो रिलैक्स होंगी तो डायाफ्राम आपका वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब पहले साइज इतना था, अब साइज कितना हो गया, इतना, मतलब साइज क्या हो गया, कम, पहले साइज इतना था अब साइज इतना हो गया, किसका, तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, आपका जो डायाफ्राम होगा वो दोबारा से कैसा हो जाएगा, डायाफ्राम जो होगा वो दोबारा से कैसा हो जाएगा, डोम शेप, या आप बोल सकते हैं गुंबदाकार, कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार, मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा जैसे पहले था ये। ठीक है ना, फिर जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी या शिथिल होगी तो क्या होगा, देखिए जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की थी तो क्या हुआ था, आपका रिब केज अपवर्ड मूव किया था, ऊपर की तरफ गति की थी। जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो आपका जो क्या होगा, रिब केज होगा, जो आपका रिब केज होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब नीचे की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ गति करेगा। आपका जो रिब केज होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा या नीचे की तरफ क्या करता है, गति। अब देखिए इसके फ्लैट होने से और इसके ऊपर की तरफ मूव करने से क्या हुआ था, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ था या बड़ा था वॉल्यूम। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, जब डायाफ्राम नॉर्मल स्टेट में आएगा या जब रिब केज आएगी वो वापस नीचे की तरफ आएगी, तो इन दोनों की वजह से याद रखिएगा, इन दोनों कामों की वजह से आपका जो क्या होगा, आपका थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
पहले इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज हो जाएगा, ये मैं आपको एक्सेलेरेशन में बता रहा हूं। अब थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपके, मैंने बताया था लंग्स फॉलो करेंगे अभी, तो अब आपके लंग्स का भी क्या हो जाएगा, लंग्स का भी जो क्या होगा, लंग्स का साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लंग्स का साइज इंक्रीज हो रहा था पहले इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का साइज डिक्रीज होने की वजह से, मैं एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा, अब देखिए लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स का साइज जब इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर क्या हो रहा था, डाउन जा रहा था। अब जब लंग्स का साइज डिक्रीज करेगा तो जो लंग्स का जो प्रेशर होगा, जो लंग्स का प्रेशर होता है, जो लंग्स का क्या होता है, प्रेशर होता है, वो क्या जो चला जाएगा, वो अप हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है बच्चों, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ने से जो आपकी एयर पहले अंदर आई थी, अब वो एयर आपकी रैपिडली क्या होती है, एनवायरमेंट में बाहर की तरफ चली जाती है। और इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हिंदी में से आपका निःश्वासन कहते हैं। तो देखिए जल्दी से मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। इनहेलेशन में क्या हो रहा था, आपकी रेडियल मसल जो डायफ्राम की और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो आपके दो एडजेस हैं, तो रिब्स या दो क्रमागत पसलियों के बीच होती है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट तो पड़ेगा डायफ्राम पर, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आपका कहां पड़ेगा, रिब गेज पर। रिब गेज आपका अपवर्ड मूव करेगा या ऊपर की तरफ गति करता है। दोनों की वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होते ही लंग्स इंक्रीज, लंग्स का साइज इंक्रीज होते ही लंग्स के अंदर प्रेशर डाउन चला जाएगा, और फिर लंग्स का प्रेशर क्या होगा, डाउन जाने की वजह से जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, और ऑक्सीजन होगी, या आप बोल सकते हैं एयर जो होगी वो एंटर कर जाएगी, ठीक है ना, कहां पे, आपके लंग्स में, आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। और इस प्रोसेस को आपका इनहेलेशन बोलेंगे। एक्सहेलेशन या निःश्वासन में आपको क्या होगा, आपकी जो रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों रिलैक्स हो जाएंगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। इसका इफेक्ट डायफ्राम पर पड़ता है, डायफ्राम दोबारा से डोम शेप हो जाएगा, और ये इससे क्या होगा, रिब गेज होगा वो डाउनवर्ड या नीचे की तरफ मूव करेगा। इन दोनों के नेट इफेक्ट क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज चला जाता है। थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होते ही लंग्स का जो साइज होगा डिक्रीज चला जाएगा। लंग्स का साइज डिक्रीज करते ही लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है। किसके कंपैरिजन में बच्चों, ये भी याद रख लीजिएगा, एनवायरनमेंट के कंपैरिजन के अंदर लंग्स का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है और एनवायरनमेंट में प्रेशर कम है, सो आपकी जो एयर होगी, वो जो आपकी क्या होगी, एयर होगी, वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सहेलेशन या निःश्वासन। आई होप आपको ये जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या ये मेरा कॉन्टैक्ट है 7357107147, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे आपके सवालों का जवाब देते हैं बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा जो चैनल है फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन है उसके बराबर में आपको बेल आइकन का भी बटन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।